हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि जो 25 और 26 अगस्त को एमसीआरई का पेपर है 2025, उसके लिए 30 डेज बचे हैं। आज से टोटल 30 डेज रिमेनिंग है हमारे पास। तो वो 30 डेज के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि वो तो आपको पढ़ ही लेने हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगी हर सब्जेक्ट के कुछ मेजर टॉपिक दैट यू शुड नॉट स्किप, या फिर अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए देन यू विल बी सेटिस्फाइड विथ यू। ठीक है, कि आप पेपर में बैठने जा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, अब मैं बैठ के पेपर देने लायक हूँ, मैं इतना पढ़ के आया हूँ। ठीक है, ये जो 30 डेज में हम इसको एक 30 डेज में आपको कैसे कैटेगराइज करना है वो सब हम देखते हैं। मेजर मेजर टॉपिक्स में आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे नॉन टेक की। देखो 400 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, जिसमें से या फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके नॉन टेक से। ठीक है, अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप नॉन टेक पूरी बैठ के 1 महीने में पूरी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एज अ 30 डेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कर लेने चाहिए, और वो पॉसिबिलिटी है हो भी सकते हैं, और उससे आपका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। बात करूं अगर मैं रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में आप कौन कौन से कर लोगे? एक तो अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज। ठीक है, फिक्स है, जितने भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आया ही है रीजनिंग का। अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज, और हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये दोनों जब आप करोगे अल्फाबेटिकल सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, तो इसके लिए आपको पहला कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस है वो फिक्स है कि आते ही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अल्फाबेटिकल सीरीज क्लियर होनी चाहिए, तब आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ठीक है, एक बार करने बैठोगे हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, नॉन टेक के लिए आपको अलग से टाइम ऐसा अब नहीं ऐसा है कि भाई नहीं दे पा रहे हो या कुछ है, तो आप क्या करोगे? जो आप टेक्निकल करते जा रहे हो, जैसे कि आज 2 घंटा टेक्निकल पढ़ी, आधा आधा पौन घंटा बैठ के रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, कल आधा पौन घंटा बैठ के मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे करे कि ऐसी जगह से कि जहाँ पे उसको सॉल्यूशन भी इतना अच्छे तरीके से हो रहा है कि मुझे इसका ऐसे परसेंटेज सॉल्व करने का मेथड पता पड़ गया, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई विल सॉल्व इट। ठीक है, टेक्निकल के साथ नॉन टेक करते जाओगे तो माइंड क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अगर आप अलग से सोच रहे हो कि नहीं 4 दिन में नॉन टेक पूरी कर दूंगा और बाकी के 26 दिन टेक्निकल को दे दूंगा, नहीं। क्या करना है आपको? टेक्निकल कंटिन्यू करती जानी है और नॉन टेक भी कंटिन्यू करनी है। डेली के 10 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 15 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ऐसे करते जाओगे तो इससे क्या होगा? माइंड बूस्ट अप होगा और एक्टिव रहेगा। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन और कौन से हो जाएंगे इसके अंदर? अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एक ब्लड रिलेशन, और एक कैलेंडर। ठीक है, ये चारों टॉपिक तो कर ही लेना। और ये ऐसे टॉपिक है, यूट्यूब पे अच्छी सी वीडियो देखना जहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और वो फिर आपको मेथड भी बताते जाएंगे। अगर आपको 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 के मेथड पता पड़ गया, तो आप वैसे 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। आप ट्रिक्स लिख सकते हो, है ना, अपनी एक छोटी सी कॉपी बना के। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन, ये हमारे किसकी हो गई? रीजनिंग की बात। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी है रीजनिंग, मैं आपको कुछ मेजर टॉपिक्स बता रही हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स में क्या है ऐसा कि भाई ये तो पढ़ ही लेना। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक तो परसेंटेज, है ना। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में जनरल अर्थमेटिक्स ही आती है आपके, लेकिन जनरल अर्थमेटिक्स भी खुद में बहुत बड़ी है। तो जनरल अर्थमेटिक्स में आप क्या-क्या कर लोगे? देखो, बोर्ड मास जितना है मुझे लगता है 90% बच्चों को आता ही होगा बोर्ड मास। अब ये इजी लगता है, लेकिन जीके में वो आरआरबी में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लेना। 10 क्वेश्चन कर लेना, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार बोर्ड मास के। ठीक है, और दूसरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा बोर्ड मास के बाद? अपना परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज देख लेना। इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इतना कर लेना। बोर्ड मार्क्स करा, परसेंटेज करा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। श्योर है इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने ये चारों टॉपिक भी पढ़ लिए तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो मैथ्स के। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा आप एलसीएम एचसीएफ देख लेना। अब एलसीएम एचसीएफ और बोर्ड मार्क्स तो ऐसी चीज है कि आई गेस आप सबको आता होगा। अगर किसी को नहीं भी आता और इसके 2 क्वेश्चन करोगे ना तो इजीली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई अगर बोर्ड मार्क्स के रूल से ही सॉल्व होगा, एलसीएम एलसीएम के रूल से ही सॉल्व होगा, एचसीएफ एचसीएफ के रूल से ही सॉल्व होएगा। इसके कोई 10-10 रूल नहीं है सॉल्व करने के, या फिर इसके कोई 10-10 फॉर्मूले नहीं है, तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं पड़ेगा। परसेंटेज थोड़ी टफ पड़ सकती है, तो आप क्या करना, डीप तक मत जाना। ऐसे नहीं कि इसको इजी से शुरू करा, अब मैं हार्ड तक ही करके छोड़ूंगा, नहीं। जिस लेवल तक आपको जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं वो कर लिए। इंटरेस्ट भी यही कर लिया। ठीक है, जैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं लास्ट ईयर से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के गई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट गई नहीं थी। अब वो किस्मत की बात थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये तो है ही। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नहीं हुआ तो नेगेटिव तो नहीं करना एटलीस्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले हैं, लॉस गेन इन सब के, तो वो इजीली हो जाएगा। एक एक रेशो और एज कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, रेशो अनुपात और एज कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं। अब इससे क्या हो गया कि आपको टॉपिक पता पड़ गए, तो अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। मान लो आपने रेशो के 10 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसा है कि हाँ किया तो है सारे, वो जो इसके मेथड से सारे एक जगह लिख लिए। एज कैलकुलेशन क्वेश्चन आ जाता है कि रमेश 13 साल का है, उसके बाद उसके बेबी हुआ तो वो इतने का हुआ। ऐसे जो एज कैलकुलेशन वाले आते हैं, ये भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये आए थे लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मैथ्स में मेनली बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ इजी से हो गए। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद रेशो एंड एज कैलकुलेशन, ये हो गई मैथमेटिक्स। ठीक है, बात करूं मैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज है पूरा अनप्रिडिक्टेबल। ये कहीं से कुछ भी हो जाएगा। अब कोई सोच के बैठा है कि मैं तो 1 महीने में पूरी जनरल नॉलेज कर दूंगा, तो नहीं भाई, तुम 1 साल में भी पूरी जनरल नॉलेज कभी खत्म ही नहीं कर सकते। इट्स अनप्रिडिक्टेबल। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप जनरल नॉलेज में क्या करो कि एक यूट्यूब की वीडियो देखो। जैसे आपने आज एक सोते हुए यूट्यूब की रील्स की जगह यूट्यूब की वीडियो चला ली। ठीक है, रील्स की जगह यूट्यूब की वीडियो चला ली, और जैसे 1 घंटा तो रील यूं ही सब देख लेते हैं। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो वीडियो चलाई, उसको 2x स्पीड में देखा, और टॉपिक क्या डाला, यूट्यूब सर्च क्या किया, बेसिक जीके क्वेश्चंस। ठीक है, जीके के जो बेसिक क्वेश्चन है फॉर कंपटीशन एग्जाम, बेसिक जीके क्वेश्चंस फॉर कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, ऐसे करके भाई डेली मान लो कि आज आज नहीं है 1 घंटा देखने का रात को सोते हुए। रील्स भी देखना जरूरी है। ठीक है, 15 मिनट की भी, 15 मिनट 2x में जितने क्वेश्चंस देख सकते हो वो देख लो, 15 मिनट रील देख लेना। ठीक है ना। तो यूट्यूब की वीडियो बेसिक जीके क्वेश्चंस फॉर कंपटीशन एग्जाम, ये आपको टाइटल डालना है, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे अगर मैं आपको बता दूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब कर लेना, तो वो पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर्स कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़ देख लो थोड़ी देर, यही हमारे करंट अफेयर्स है। ठीक है, कि अभी कौन सा क्या लागू हुआ है, मिनिस्टर्स वगैरह के नाम, ये सब हो गया बेसिक करंट अफेयर्स में। ठीक है, बेसिक जीके क्वेश्चन से आप वीडियोस के थ्रू देख लोगे। नेक्स्ट जो नॉन टेक का पार्ट है वो क्या बच गया आपका, कंप्यूटर। वैसे लास्ट टाइम कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और इंग्लिश आ गया था। अब मैं हालांकि सिलेबस में इंग्लिश दे नहीं रखा है। अब इंग्लिश का देखो ऐसा है कि जो बेसिक इंग्लिश है, अब ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो अब आप इसमें जैसे सिलेबस में तो है नहीं अपने इंग्लिश, तो कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर में आप क्या कर लोगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर पढ़ लिया आपने, सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ लिए, और इंटरनेट बेसिक्स पढ़ लिए। ठीक है, जो कंप्यूटर में इंटरनेट बेसिक्स भी आ जाएंगे, जैसे HTML की फुल फॉर्म आ गई, ये सब हो गया, ये बेसिक्स हो गए। ठीक है, या तो ये सब इंडिविजुअली देख लो, अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है कंप्यूटर, तो यार नहीं देख पा रहे भाई, यार मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो क्या करना है, सेम वही जो जीके के साथ किया है,
बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर कंपटीशन एग्जाम, ये डालोगे वीडियो आएगी, उसको 2 इन 2 में देखते जाओ। क्यों? क्योंकि ये जीके का ऐसा है कि अगर जयपुर राजस्थान में स्थित है तो वो राजस्थान में स्थित है, किसी दूसरे क्वेश्चन में वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसे साउथ में ही शिफ्ट कर देगा या फिर गुजरात में राजस्थान है, ऐसा नहीं होगा ना, तो इसलिए। वैसे ही कंप्यूटर के साथ है, अगर कीबोर्ड इट इज एन हार्डवेयर डिवाइस तो वो हार्डवेयर ही रहेगा, इनमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जब गो थ्रू कर लोगे तो आपको पता पड़ता जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉन टेक पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं टेक पार्ट की, जिससे 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चंस वाले टेक्निकल पार्ट की बात कर लेती हूँ मैं। इसको अब हम शुरू करते हैं, वहीं से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एना एंड फिजियो से। ठीक है, एना फिजियोपैथो। नेक्स्ट पे अब देखो, रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो आपको जॉइंट्स और उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो बोन्स और जॉइंट्स तो आपको देखने ही है, बिल्कुल शॉर्ट में देखना है। मेरी वीडियो जाके देख लेना, बोन्स और जॉइंट्स पे मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो सेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहेगी, मैं कह रही हूँ, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स भी है। ठीक है, और क्या देख लिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब भाई ऐसा नहीं है कि आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने बैठे हो और फिर वो नहीं आ रहा, अब ये तो पॉसिबल है नहीं। बेसिक बेसिक पढ़ लो या फिर जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा और कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी पढ़ना है, तो क्या करोगे? एनसीईआरटी पढ़ लो इनकी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और एक सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, एक फेरिंग्स, ये वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस अभी तक मेजोरिटी में आ रखे हैं। फेरिंग्स, ईसोफेगस। ठीक है, और जीआई सिस्टम को एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल रही मैं कि सीधा रोज एंड विल्सन से पढ़ो इनको, बी रिजॉर्ट से, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, या तो पहले से जहां से पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो, या नहीं पढ़ रखा, हम जीरो से ही पढ़ रहे हैं, मान लो जीरो से ही पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी पढ़ो अभी। ठीक है, और बोन्स और जॉइंट्स की वीडियो देख लेना। और कौन सा हो जाएगा? नर्वस सिस्टम। और क्वेश्चंस करने ही है, मान लो कि नहीं पढ़ पा रहे, नहीं सब मैसअप हो रहा है, तो जल्दी से एना फिजियो के क्वेश्चन चलाओ, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन 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 सॉल्व करते जाओ। ठीक है, इससे पता पड़ेगा भाई मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम किस किस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसके अगर आप वो एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो ना, बिल्कुल कम टाइम लगेगा। ठीक है, कम टाइम लगेगा, जैसे 11th की एनसीईआरटी के जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो पूरे पढ़ डालो। ठीक है, इनफ है, अभी लास्ट टाइम के लिए इनफ है। यूरिनरी सिस्टम 6 चैप्टर हो जाएंगे उसमें पूरे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैथो की, वो तो एना फिजियो की बात हो गई। अच्छा, अगर आप ये सच में एनसीईआरटी से पढ़ते हो ना, तो आपके ना पीछे डिसऑर्डर्स भी आते हैं, तो वो 5-5 डिसऑर्डर्स भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। रही बात पैथोलॉजी की, तो भाई बहुत वास्ट है, एक महीने में पूरी कैसे लेके चलोगे? तो रेडियो वालों के लिए क्या बेनिफिट है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जब हम पढ़ते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वैसे भी अपन सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के जो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें सारे प्रोसीजर्स के इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जो डिजीजेस के नाम है ना, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जो डिजीजेस के नाम है, उनको उनको जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में पढ़ रही हूँ मैं आरजीयू पढ़ रही हूँ। ठीक है, आरजीयू के मैंने इंडिकेशन देख लिए कि इस कंडीशन में मैं आरजीयू कर सकती हूँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख ली कि इस में नहीं कर सकती। अब उसके अंदर डिजीजेस के नाम आते हैं, एज यू ऑल नो। ठीक है, तो अब इंडिकेशन में डिसयूरिया आ गया, हिमेटोयूरिया आ गया, तो इन सब के बारे में आप जल्दी जल्दी हैंड टू हैंड देख लोगे कि ये क्या होता है। हिमेटोयूरिया ब्लड इन यूरिन, इसका मतलब हाँ, वो डब्ल्यूबीसी नीट जैसा भी है, वो पूरा आप अच्छे से गो थ्रू कर लो कि ये बेनिफिशियल रहेगा पैथोलॉजी, क्योंकि अब तक मैंने देखा मेजोरिटी में ऐसा हुआ है अपने साथ, तो कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स की अगर आपने ये देख ली, तो वो पैथोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ब्रोंकोग्राफी के अंदर जो इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो रेस्पिरेटरी के हो गए, यूरिनरी में आरजीयू एमसीयू और ये वाले हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बेरियम वाले हो गए। ठीक है,
और एंजियोग्राफी की जब मैं बात करूँ सेरेब्रल और हार्ट वाली, तो वो नर्वस और कार्डियोवास्कुलर हो गए, तो ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? और ये आपको पढ़ना ही है। तो इसके साथ क्या होगा, एक साथ दोनों चीजें क्लियर हो रही है। ये हो गई हमारी एनाफिजियोपैथो। अब बात करते हैं रेडिएशन फिजिक्स की। सेकंड पे आ गया अपना रेडिएशन फिजिक्स। अब भाई पूरा तो जीरो से शुरू कर नहीं सकते हो आप लास्ट 1 मंथ में, तो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो कर लेना। एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है? बहुत अच्छे से, तो मतलब इसका हर एक पार्ट, करंटली कौन सा यूज कर रहे हैं, पहले कौन सा यूज कर रहे थे, इसकी डिस्कवरी किसने करी, करी तो कब करी, करी तो कैसे करी, सबसे पहले एक्सरे किस पे किया तो कौन से पार्ट पे किया, जिस पे किया वो कौन था, एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है कौन से पार्ट से हो रहा है, किस पार्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, किस पार्ट से इमिट हो रहा है, किस पार्ट पे जाके पहुंच रहा है, किस पार्ट से इमेज में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा सब गो थ्रू कर लेंगे। ऐसे इतना डीप में पढ़ना है, ठीक है? एक बेसिक एक्सरे सर्किट सब देख लेंगे, एक्सरे सर्किट के बारे में। और एक रेडिएशन फिजिक्स में आप देखोगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी में क्या आ गया, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, और जो इसके रेडियो एक्टिव डीके के मेथड्स हो गए, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और आइसोमेरिक ट्रांजिशन, इन पांचों के बारे में भी पढ़ना है। ये आपको रेडिएशन फिजिक्स में कवर कर लेने हैं तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ रेडियोग्राफी की। अब देखो रेडियोग्राफी के अंदर जो नॉर्मल व्यूज हैं, और एक हो जाएगा स्पेशल व्यूज। अब ये बाकी की चीजें तो पूछता नहीं है, वो सीधा ये पूछता है कि ये व्यू किसका है, या फिर इस व्यू में पोजीशनिंग क्या है। अब जो नॉर्मल व्यूज है वो आप सबको पता है ना? तो नॉर्मल व्यूज की एक लिस्ट बना लो कि भाई हाँ, चेस्ट का एपी, पीए, लैटरल, डेक्यूबिटस, ये सारे नॉर्मल व्यूज है, ठीक है? और जब स्पेशल व्यूज पे आओगे तो चेस्ट के स्पेशल व्यू है, लॉर्डोटिक व्यू है, ये सारे आ गए स्पेशल व्यूज में और आ गए नॉर्मल व्यूज में, ठीक है? वैसे मैंने एक रेडियोग्राफी के मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, उसके अंदर मैंने पूरे ऑलमोस्ट स्पेशल व्यूज कवर करवाए हैं, ठीक है? बाकी आई विल ट्राई कि मैं स्पेशल व्यूज की एक अलग से वीडियो बना दूं कि भाई इतने स्पेशल व्यू पढ़ लो, जिसके अंदर 60 से 70 स्पेशल व्यू की वीडियो हो जाएगी कि भाई ये सारे स्पेशल व्यू पढ़ लो, ये इस पार्ट के लिए होते हैं, ठीक है? या तो वो ऐसा स्पेशल व्यू पूछेगा या जो मुझे भी नहीं पता या आपको भी नहीं पता, ठीक है? नॉर्मल व्यूज आपको पता है कम ही पूछेगा, ठीक है? बाकी इसके आप इस तरीके से चार्ट बता सकते हो कि भाई नॉर्मल व्यूज तो चेस्ट का ये हो गया, अब एपीपीए ये आपको सबको पता है कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है? अब आप स्पेशल व्यूज डिस्कस कर लो चेस्ट के कि भाई हाँ, लॉर्डोटिक है, इसके अंदर सेंटरिंग यहाँ दे रहे हैं, पोजिशनिंग यहाँ दे रहे हैं, पोजिशनिंग ऐसे दे रहे हैं, ये इसका पार्ट है, कॉइल्स मेथड है तो वो किसके लिए किया जाता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब ऐसे नहीं पढ़ना है कि मैंने चेस्ट के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं उसको शुरू से शुरू कर रही हूँ, या फिर मैं स्कल के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं उसकी एनाटॉमी पढ़ रही हूँ, मैं उसके सारे फैक्टर्स पढ़ रही हूँ, उसमें ग्रिड कौन सी यूज कर रहे हैं, उसमें एमए कितना दे रहे हैं, केवीपी दे रहे हैं, नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे बात चलो। या तो वो पूछेगा इस व्यू की पोजिशनिंग क्या है, ये व्यू किसका है, या इस व्यू की सेंटरिंग कहाँ जा रही है। और मैं बोल रही हूँ एक स्कल का, स्कल के व्यूज पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज उसको देख लेना, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है? वो मैंने अभी शायद अपलोड हाँ कर रखी है वो, ठीक है? स्कल के अंदर स्कल के व्यूज की आप बात कर लोगे, क्या हो जाता है स्कल के व्यूज में कि भाई नॉर्मल व्यूज कौन कौन से हो गए, ठीक है? अब आप इसके स्पेशल व्यूज डिस्कस कर लोगे, स्पेशल व्यू में कौन से हो गए, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू हो गए, नॉर्मल व्यू में पीएनएस व्यू हो गए, पीएनएस व्यू के और क्या क्या नाम होता है, पिछली बार आया था ये ऑसिपिटोमेंटल व्यू, ठीक है? और जो ये सारे ये आप डिस्कस कर लोगे, ठीक है? तो इसको इस तरीके से पढ़ना है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करनी है। मतलब हर पार्ट के लिख लिया कि मतलब चेस्ट है, स्कल है और नेक है और लिम्ब एक्सट्रीमिटीज है, तो सबके नॉर्मल नॉर्मल व्यूज आप एक बार देख लो, ठीक है? नॉर्मल व्यूज तो मुझे ये लगता है देख के ही हो जाएंगे, और स्पेशल व्यूज को लिख लो कि स्कल के ये 4 स्पेशल व्यू है, ये इसके स्पेशल व्यू है, ये इसके स्पेशल व्यू है। लिखने में मुश्किल से आपको आई गेस अगर आप
डेली अगर देखो लगातार तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता मेरे अकॉर्डिंग, तो क्या करो डेली आज 2 घंटा रेडियोग्राफी देख ली, कल 2 घंटा रेडियोग्राफी देख ली, परसों, ठीक है? और बाकी के 2 घंटा कुछ और पढ़ लिया। तो ये 3 दिन में क्या हो जाएगा, 3 दिन में जो ये रेडियोग्राफी की आप पूरी चार्ट बना लोगे ना, एक तो लिखते-लिखते याद हो जाएगा और उसके बाद बस आपको लास्ट टाइम पे एक बार इसका रिवीजन मारना है, ठीक है? क्लियर है? रेडियोग्राफी हो गया, रेडियोग्राफी के बाद अपन क्या देखेंगे, डार्क रूम। डार्क रूम में आपको क्या देखना है, एक्स-रे फ़िल्म के बारे में पढ़ा, एक्स-रे फ़िल्म के बारे में पढ़ा, इन कौन सी लेयर है, क्या है, किससे बनी हुई होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में पढ़ा, कैसेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? और उसके बाद वो 5 स्टेप के बारे में पढ़ लो। कौन-कौन से 5 स्टेप हो गए? डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, ठीक है? और जब ये 5 स्टेप पढ़ लो ना मैनुअल प्रोसेसिंग के, उसके बाद उसके बाद बुक्स में दे रखा होता है मैनुअल और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में डिफरेंस, फिर आपको ऑटोमेटिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक्स-रे फ़िल्म के बारे में पढ़ा, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट, इसमें मुश्किल से जितना मुझे पता है 45 मिनट्स लगेंगे। एक्स-रे फ़िल्म में क्या पढ़ना है, ऐसे नहीं पूरा ये 10-14 हाइट, एक 10-14 साइज़ होती है, एक ऐसी होती है, 12-17 होती है, 15 ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे करना है, एक्स-रे फ़िल्म जो है 4 लेयर से बनी होती है, 4 लेयर कौन-कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग लेयर है तो वो टाइटेनियम ऑक्साइड की बनी हुई होती है, टाइटेनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ऐसे-ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है तीनों टॉपिक में। इसके बाद ये पाँचों स्टेप पढ़ोगे, डेवलपिंग के अंदर कौन-कौन से एजेंट यूज़ हो रहे हैं, रिंजिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग के अंदर हम कौन से एजेंट यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग किया, ड्राइंग किया, ये पढ़ लिया पूरा। उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंस पढ़ लेना मैनुअल और ऑटोमेटिक के, क्लियर है डार्क रूम। नेक्स्ट अपन क्या देख लेते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो हो ही गए। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करा, आपने एंजियोग्राफी पढ़ ली, जल्दी से आज एंजियोग्राफी पढ़ ली। अब क्या करोगे? सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स ही तो सेम रहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में। अगर मैंने एंजियो पढ़ी, तो कैरोटिड एंजियोग्राफी, पेरिफेरल एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, सबके अगर 10 सब पॉइंट्स हैं, तो 8 सब पॉइंट सेम ही हैं। सबके 8 सब पॉइंट सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि कैरोटिड नेक के लिए होती है, तो ये कैरोटिड आर्टरी तक चली जाएगी। कैरोटिड आर्टरी तक ले आना कैथेटर को, ठीक है? और अगर कोरोनरी है, तो वो वहीं पे ही रुक जाएगी कोरोनरी पे, ठीक है? रूट तो वही आ रहा है, थाइस के थ्रू ही रूट आ रहा है, तो बस इसको यूँ ही पढ़ना है, ठीक है? इतना ही डिफरेंस से पढ़ना है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, अच्छा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मैं बताना भूल गई, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, कौन कितने टाइप होते हैं इसके, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर क्या आता है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर क्या आता है, ये देख लिया। उसके बाद आप सीधा कहाँ पे जाओगे, कि यूएसजी में कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं, सीटी स्कैन में कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं, और एमआरआई में कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं, ठीक है? बेसिक ये पढ़ लोगे, क्यों? क्योंकि बाकी के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के हैं, तो वो तो आप जब पढ़ोगे वो हो ही जाएगा। मेन ये देख लेना यूएसजी, सीटी, एमआरआई में कौन से यूज हो रहे हैं। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में बेरियम सल्फेट होता है, तो ये तो आप इसको जीआई में भी पढ़ोगे ही, है ना? एक हो जाएगा बाइलरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन, यूरिनरी, ठीक है? तो क्या किया आपने, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद एंजियोग्राफी पढ़ ली सारी जल्दी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाली पढ़ ली, स्वैलो के अंदर कहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, और स्वैलो के बाद आ गया वो मील के अंदर कहाँ तक की स्टडी कर रहे हैं, फिर इस बेरियम मील फॉलो थ्रू के भी कहाँ तक की स्टडी कर रहे हैं, फिर बेरियम एनिमा में कहाँ तक की स्टडी कर रहे हैं। बाइलरी ट्रैक्ट में आपने सारी इन्वेस्टिगेशन पढ़ ली। बाइलरी ट्रैक्ट में कौन-कौन सी हो गई? बाइलरी ट्रैक्ट में ये जो भी आती है पीटीसी, ईआरसीपी, एमआरसीपी, इन सबको डिस्कस कर लिया। यूरिनरी में आईबीपी, आरजीयू, एमसीयू, पीसीएन, ये 4 है, ठीक है? एक बार बैठने पढ़ते हो तो मुश्किल से 2 आवर्स लगेंगे इन सबको जल्दी-जल्दी पढ़ने में, ठीक है? यूरिनरी तो पढ़ना क्या है, यूरिनरी के में
आईवीपी, आरजीयू, एमसीयू, पीसीएन पढ़ने चली हूँ, ठीक है? तो आईवीपी में मुझे क्या पढ़ना है सबसे अच्छे से कि कितने मिनट में हमें कौन-कौन सी व्यूज़ लेने हैं। मैं कब होल ब्लैडर फ़िल्म कब ले रही हूँ, प्री वर्ड कितने मिनट बाद लूँगी, पोस्ट वर्ड यही आता है और इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो पैथोलॉजी के टाइम ही आपको पढ़ना ही था, तो वो तो है ही, ठीक है? बायलेट ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनमें कौन-कौन सा यूज़ कर लोगे भई, आयोहेक्सोल यूज़ हो जाएगा, इसमें आयोहेक्सोल यूज़ हो जाएगा, इसमें बेरियम सल्फेट यूज़ हो जाएगा, ठीक है? ये पूरी आपको देखना है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं कुछ आपको वो बता देती हूँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में जो और अलग ये तो हो गई पूरी सिस्टम्स की और एक होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में माइलोग्राफी जो किसके लिए करते हैं स्पाइन के लिए। तो अब ये याद रखना है कि भाई इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्पाइन वाले इंजेक्शन में देंगे उसको इंट्राथीकल इंजेक्शन बोलते हैं। कितना एमएल कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे, ठीक है? एक माइलोग्राफी हो गई और एक हो जाती है डैक्रो। तो इसके अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना है, कौन से पार्ट के लिए हो रही है, कौन से पार्ट के लिए हो रही है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रास्ट कितना और कौन सा डाल रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं, ठीक है? एक हो गई डैक्रोसिस्टोग्राफी, एक हो जाती है साइलो, ये किसकी स्टडी के लिए हो रहा है? एक हो जाती है साइनोस, ये सलाइवरी ग्लैंड के लिए हो रहा है, ये आइस के लिए हो रहा है और एक हो जाती है ब्रोंकोग्राफी, ब्रोंको होती है जो लंग्स के लिए, ठीक है? ये सब आप देख लोगे, ये पाँचों आप देख लोगे। ठीक है, क्लियर है? वरना ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन ये पाँचों आपने देख ली एक बार लास्ट 30 डेज़ में। ये हो गई आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कौन-सा रह गया आपका, कौन से नंबर के पॉइंट तक चल रहे हैं अपन? 5, ठीक है? छठा अपन चलते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन। अब देखो, इसके अंदर जो सबसे पहले आपको पढ़ना है इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। क्या पढ़ना है? इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। ये मैं है ना आपको डिस्टिंग्विश कर रही हूँ कि मान लो इसके अंदर टॉपिक्स कम है तो आप इसके अंदर ये वाला टॉपिक घुसा दो, ठीक है? आप चाहो तो इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ लेना क्योंकि वहां भी टॉपिक कम थे। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर में आपने कोहेरेंट स्कैटरिंग कितनी एनर्जी पे होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी रेज निकल रही है, कॉम्प्टोन इफेक्ट क्या हो रहा है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में उसका क्या यूज है और पेयर प्रोटेक्शन मिनिमम कितनी एनर्जी पे हो रहा है। यहीं से ही पूछे गए क्वेश्चन आज तक, ठीक है? इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर पढ़ लिया, टेलीथेरेपी पढ़ ली, ब्रैकीथेरेपी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? और एक पढ़ लिया वेरियस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे लेड एप्रिन यूज कर रहे हैं, लेड ग्लव्स यूज कर रहे हैं, गॉगल्स यूज कर रहे हैं, तो वेरियस को कितने का लेड एप्रिन अपन को यूज करना है, वो कितना ही रेडिएशन कितनी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वेरियस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और रेडिएशन यूनिट्स के बारे में, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया है टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक है? आई डोंट थिंक इससे ज्यादा तो क्या ही कंफ्यूजन अब क्या होगी भाई। इंटरैक्शन पढ़ना है तो इंटरैक्शन टॉपिक पढ़ लिया, टेली पढ़ लिया, ब्रैकीथेरेपी पढ़ लिया और उसके बाद वेरियस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड रेडिएशन यूनिट्स पढ़ ली, ठीक है? हो गई ये यूनिट कंप्लीट। अब मैं हर यूनिट में आपको ज्यादा से ज्यादा कितने टॉपिक्स बता रही हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है? वो 5 टॉपिक आपको क्लियर हो गए तो यूनिट एक बार आपकी खत्म हो गई। और वरना अगर आप उस यूनिट को शुरू से पढ़ने बैठे हो तो आप समझ ही नहीं पा रहे कौन सा टॉपिक छोड़ू क्या करना है। तो अब जो मैं बता रही हूँ वो तो करना ही है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? पेशेंट केयर वाला। पेशेंट केयर में देखो इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ लेना है पेशेंट केयर में। पेशेंट केयर और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला हो जाता है उसके अंदर आपको देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। बेसिकली ये बता देती हूँ मैं, बायोमेडिकल वेस्ट की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, 30 मिनट की वो वीडियो है। अच्छा, मेरी ये जो 30 मिनट की वीडियो है उसमें देखना मैंने कैसे पढ़ा रखा है और कैसे कैसे टॉपिक्स को शॉर्ट वाइज सिर्फ वो पढ़ा रखे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का 33 मिनट्स का वीडियो है। इट विल बी मच मोर देन बेनिफिशियल फॉर यू। सारे कलर बैग में क्या क्या पूरा आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक एक एसेंशियल ड्रग्स वाला देख लेना, ये भी पूछ लेता है, ये इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है तो ये भी देख लेना एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है? फ्रूटफुल होगा। और ऐसा नहीं है कि वीडियो 1-1 घंटे की, 30 मिनट की, 20 मिनट की, सिर्फ इतनी इतनी है तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। 2 into की देख लेना और एक इसमें पढ़ लेना क्लीनिंग
डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। और वाइटल साइंस एंड लिफ्टिंग टेक्निक्स। तो ये 5 टॉपिक हो गए आपके पेशेंट केयर में। लिफ्टिंग टेक्निक्स में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ कुछ रूल्स और वो, है ना? तो पेशेंट केयर भी आपकी 5 टॉपिक्स में कंप्लीट हो गई। वाइटल साइंस पढ़ लिए पांचों, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा, एसेंशियल ड्रग्स देखा, इन दोनों की तो वीडियो देख लेना, ठीक है? क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन देखा, वाइटल साइंस और लिफ्टिंग टेक्निक्स, यहाँ आपका ये सब्जेक्ट भी क्लियर, ठीक है? क्लियर है? 5-5 टॉपिक में आपका ये वाला सब्जेक्ट और ये क्लियर हो जाएंगे। बस आपको अगर ये 5 टॉपिक, आप या तो ये ऑप्शन है कि आपने 3 दिन लेके बैठे और पेशेंट केयर पूरा कर दिया, या फिर ऐसा है कि आज पेशेंट केयर के 2 टॉपिक कर लिए और इसके साथ इंटरेक्शन कर लिया, तो वो भी बेनिफिट रहेगा, बोरिंग भी नहीं होगा और कुछ अलग-अलग भी होता जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट है, और मैं इसको लास्ट में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्टली इसको सब पढ़ते हैं, ठीक है? फर्स्टली इसको सब पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले 7 टॉपिक करने हैं, फिर 8वें पे आना है, ठीक है? ऐसे नहीं 8वें के दिन एग्जाम है, नहीं करना है, लेकिन ये लास्ट में। क्यों? क्योंकि इससे पता है क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे, है ना? अब क्या हो गया, लास्ट में मान लो कि आपने ये सब तो 20 दिन में ही पूरा कर दिया, लास्ट में आपके पास 10 दिन बच गए, तो 10 दिन तो ज्यादा टाइम बचेगा ना, जितना है इसको 20 दिन में पूरा करना है। देखो इन 7 टॉपिक्स को, क्या है इन 7 टॉपिक्स में? और नॉन टेक तो मैंने बता ही दिया। एना फिजियोपैथो पढ़ रहे हो, उसके बाद माइंड एकदम डिस्टर्ब सा हो गया, 10 क्वेश्चन कर लिए रीजनिंग के, ठीक है? ये करा। चलो एना फिजियोपैथो ये एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो मुश्किल से 5 दिन ले लिया आपने, ठीक है? पैथो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के साथ हो जाएगी। रेडिएशन फिजिक्स 2 दिन में हो जाएगी ये, 2 दिन में इसके साथ इंटरेक्शन भी कर लेना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 3 ही तो टॉपिक है इसके अंदर। रेडियोग्राफी में नॉर्मल व्यू और स्पेशल व्यू और इसकी चार्ट बनानी है, ठीक है? चार्ट 2 दिन में बन जाएगी, अलग-अलग पार्ट की चार्ट बना लेनी है, बहुत ही डीप में घुस के नहीं पढ़ना है उसको। डार्क रूम, एक्स-रे फिल्म, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कैसेट, ये सब पढ़ा आपने, मुश्किल से 2.5 दिन लगेंगे इसमें, है ना? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में मान लो 4 दिन आराम से, ठीक है? 4 से 5 दिन आराम से ये हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े, इसमें इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर मैंने पहले बता दिया था। टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी और ये इक्विपमेंट्स और यूनिट्स के बारे में पढ़ा, तो ये भी 2.5 से 3 दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद आए पेशेंट केयर में, पेशेंट केयर मुश्किल से 1.5 दिन लगेगा, इतने से ही टॉपिक्स हैं ये और इतना इनमें टाइम लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लीनिंग भी देख रहे हो कि ऐसे सबसे पहले डस्टिंग करनी है, फिर पोछा लगाना है, फिर ये नहीं, आप सीधा वहां जाओ जहां से क्वेश्चन आया। डिसइंफेक्शन कौन कौन से मेथड है, कितने डिग्री पे क्या हो रहा है, रेड हीट वेव स्टरलाइजेशन है, रेडिएशन है तो कौन सी रेज यूज हो रही है, सीधा इन सब पे जाना है। वाइटल साइंस है तो बीपी है, बीपी के मेजरमेंट वाली मशीन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए, हाई बीपी कौन सी रेंज में होगा, लो बीपी कौन सी रेंज में होगा, ये सब हम देख लेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका रीसेंट एडवांसेस। एज यू ऑल नो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर विल बी देयर। तो लास्ट के 10 दिन, तो 20 दिन का मतलब टारगेट है कि 20 दिन में वो करना ही है, चाहे 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, और मुझे पता है सब 10-10 घंटे पढ़ेंगे ना, तो ये 15 दिन में हो जाएगा वो बचे हुए टॉपिक्स। तो आपके पास क्वेश्चंस फिर आपके पास क्या होगा, और ऐसा नहीं डेली सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, डेली इसके साथ 10 क्वेश्चन, जैसे नॉन टेक के कर रहे हो ना 20 क्वेश्चन नॉन टेक के, तो 20 क्वेश्चन टेक्निकल के भी करने हैं। अगर आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया है आपने, सब्जेक्ट वाइज तो क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आज आपने कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर लिया, रेडिएशन फिजिक्स शुरू कर लिया, तो आज रेडिएशन फिजिक्स के 20 क्वेश्चन कर लिए। आज पेशेंट केयर शुरू कर लिया, तो आज पेशेंट केयर के 20 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है? अब भाई लास्ट टाइम भी अगर कोई नहीं दे सकता ज्यादा टाइम पढ़ाई का, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसे तो नहीं कर सकती ना सिर्फ सिटी एमआरआई पढ़ लो और तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब नॉर्मल सी बात है, सब टॉपिक्स 20 से 25 है, उसमें से भी अगर मैं आपको 5 से 6 बता रही हूँ तो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल, ठीक है? रीसेट एडवांसेस में क्या आ जाएगा, सिटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है? सिटी स्कैन को जनरेशंस और जो इसकी रीसेंट मॉडलिटीज है, मतलब सीबीसीटी वाला ये पूरा कवर कर लेना है। यूएसजी हो गया, मैमोग्राफी, सीआर, डीआर और एक पैट स्पेक्ट, ये हो गई आपकी रिसेंट एडवांसेस।
और ये हो गए क्वेश्चंस, ठीक है? आराम से 30 डेज़ में आप इतने से टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इन मतलब इन सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स आपको हाइलाइट करने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो। अगर आप लाइव क्लासेस भी देख रहे हो, जितना मुझे पता है मैं चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन कराने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चन नया भी है तब भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से ही पेपर देना है एंड आई नो कि अभी तक सबकी प्रिपरेशन आधी हो भी चुकी होगी, बट स्टिल अगर किसी का ऐसा है 0 से शुरू कर रहे हैं या ऐसे है कॉलेज चल रहा है साथ में या फिर हम कोई जॉब कर रहे हैं लेकिन हमें प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप ये टॉपिक्स तो कर सकते हो, है ना, 30 डेज़ में। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर दे, आई विल चेक द कमेंट्स। ओके।